हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा सीडीपी का 36वां क्लास है, जिसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मेरा 35 वीडियो सीडीपी का अपलोड हो चुका है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज हम अपना 36वां चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इनके जो प्रतिपादक थे उनका नाम फ्रांसिस गाल्टन थे। इन्होंने 1869 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत को दिए थे। तो इतना आप लोग याद रखिए। आगे चलते हैं। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे अर्थ। इनका अर्थ जान लीजिए क्या क्या है। तो इनका अर्थ मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ होता है, तो अर्थ आप लोग पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा है कि एक बालक का शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अन्य बालक से भिन्न होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। मतलब कि एक बालक जो दूसरे बालक से या अन्य बालक से शारीरिक और मानसिक दृष्टि से मतलब अलग होता है, उसी को हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। आगे देखते हैं। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हैं फिर भी आपस में विभिन्नता रखते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बालक में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। जैसे दो बालक है तो उसका दो पैर है, बुद्धि है, दिमाग है, एक सर है, बहुत सारी समानता है। फिर भी उसमें बहुत ही सारी विभिन्नताएं भी पाई जाती है, जिसे हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं। आगे देखिए, कोई भी दो व्यक्ति बालक समान नहीं हो सकते। मतलब कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं बालक, हम लोग बालक के बारे में पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बालक की ही चर्चा करते हैं कि कोई भी दो बालक समान नहीं होता। भिन्नता का मतलब कारण बालक का जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक आदि कारक है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानताएं पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी दो बच्चे, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उन सब में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण जो है वो जैविक कारक हो सकता है, मानसिक कारक हो सकता है, सांस्कृतिक, संवेगात्मक आदि कारक हो सकते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया। तो आगे हम लोग उनकी परिभाषा देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कैसी कैसी परिभाषाएं दी है। तो आगे हम लोग चलते हैं। परिभाषा सबसे पहले हम लोग फ्रांसिस गाल्टन का देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति में अपने समूह के अन्य सदस्यों से पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ये परिभाषा देने वाले थे फ्रांसिस गाल्टन, हम लोग याद रखेंगे। दूसरी परिभाषा हेनरी मन का। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक भिन्नता से है। तो व्यक्ति हेनरी मन ने कहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो तात्पर्य होता है वो व्यक्ति का शारीरिक कारक होता है, मानसिक कारक और सामाजिक विभिन्नता में जो अंतर होता है वही है व्यक्तिगत विभिन्नता। आगे स्किनर का हम लोग देखते हैं परिभाषा। व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में क्या कहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। स्किनर साहब ने कहे हैं कि जो भी व्यक्ति का ऐसा पहलू जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। यहाँ दो टर्म हम कह रहे हैं, एक है व्यक्तिगत विभिन्नता, एक है व्यक्तिगत भिन्नता, दोनों एक ही है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा परिभाषा है टायलर साहब के।
टायलर साहब ने कहे थे शरीर के रंग, रूप, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, समृद्धि, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहती है। ये लंबी चौड़ी परिभाषा दी है, लेकिन बहुत ही सिंपल परिभाषा है। आगे देखते हैं जेम्स ड्रेवर का जो परिभाषा है वो क्या कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये जेम्स ड्रेवर ने कहे। आगे दो परिभाषा और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। कार्टर बी गुड जिन्होंने अपनी परिभाषा दिए हैं, व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाई जाने वाली भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाई जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता, सब मिला जुला के एक ही टर्म को कहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य अलग अलग है। आप लोग परिभाषा एक दो बार पढ़िएगा तब जाके याद होगा, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए और जाके सब याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। दो बार चार बार देखना पड़ता है परिभाषा, तब जाके दिमाग में बैठता है। लास्ट परिभाषा है क्रो एंड क्रो का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत भिन्नता होती है। तो ये क्रो एंड क्रो का परिभाषा है, हम लोग परिभाषा को देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, स्तर या पहलू। मतलब व्यक्तिगत भिन्नता को हम लोग किस तरह से बांट सकते हैं, कितने प्रकार से। तो हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता को टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। तो आठों प्रकार हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला प्रकार है शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। तो मतलब शरीर की आकार की शरीर विकास जो होता है उसी के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। तो शरीर सबका अलग अलग गठन अलग अलग होता है, किसी का लंबा, किसी का चौड़ा, किसी का छोटा, किसी का मोटा। तो शरीर के आधार पर, रंग रूप के आधार पे जो भिन्नता होती है उसे हम लोग शारीरिक विकास के आधार पे शारीरिक विभिन्नता का नाम दे सकते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। व्यक्तियों के शारीरिक विकास के आधार पर, जैसे व्यक्ति के रंग रूप, आकार, कद, भार, शारीरिक गठन, शारीरिक परिपक्व आदि के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो आप लोग को समझ में आ चुका। आगे चलते दूसरा नंबर देखते हैं, बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो सबका बुद्धि भी अलग अलग होता है, उस तरह से हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता का दूसरा चरण पा सकते हैं। तो देखिए, दो व्यक्ति या बालक बुद्धि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ भी हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि दो व्यक्ति या बालक का बुद्धि समान नहीं हो सकता है। बच्चों में उम्र के सापेक्ष बुद्धि का विकास होता है। कुछ बच्चों में उम्र के सापेक्ष प्रखर बुद्धि का विकास होता है, तो कुछ बच्चों में सामान्य बुद्धि और कुछ बच्चों में मंद बुद्धि। मतलब कि किसी बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है तो किसी का नॉर्मल रहता है, किसी का बहुत ही मंद बुद्धि का होता है। तो बुद्धि के आधार पर भी हम लोग शारीरिक भिन्नता को बांट दिए। अब आगे चलते तीसरा नंबर, भाषा के आधार पर शारीरिक भिन्नता। तो भाषा के आधार पर शारीरिक भिन्नता में हम लोग देखते हैं कि भाषा विकास एक प्रकार का कौशल है जो बालक के जन्म के बाद प्रारंभ होता है। तो भाषा विकास कैसा विकास है, वो एक प्रकार का कौशल है भाषा सीखने का, वो जन्म के साथ ही प्रारंभ होता है। कुछ बालक भाषा के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि कोई बालक बहुत कम उम्र में ही बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, जबकि कुछ बालक उतने अच्छे तरह से अपनी बातों को रखने में सक्षम नहीं होते हैं, मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो भाषा के आधार पर भी हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता पा सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पे देखते हैं लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो लिंग के आधार पे मतलब कि शरीर गठन आप लोग पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगा। शरीर गठन के क्षेत्र में पुरुष स्त्रियों से लंबे होते हैं, किंतु बातों की अभिव्यक्ति, किसी भी वस्तु की समझ आदि में स्त्री पुरुष से आगे हैं।
मतलब शारीरिक गठन यदि स्त्री और पुरुष का देखा जाए तो पुरुष जो होता है वो स्त्री से लंबे होते हैं, किंतु बातों को अभिव्यक्त करने की क्षमता जो होती है या किसी वस्तु को समझने की क्षमता आदि में स्त्री जो है पुरुष से आगे होते हैं। पुरुष की आवाज़ अपेक्षाकृत भारी तथा महिला की आवाज़ मधुर होती है। जो पुरुष का आवाज़ होता है वो थोड़ा कर्कश और भारी होता है, जबकि महिलाओं की आवाज़ जो मधुर होती है। किंतु बालक एवं बालिकाओं में अधिगम के क्षेत्र में कोई भिन्नता नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता तो पाई जाती है, लेकिन अधिगम के क्षेत्र में कोई भिन्नता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यदि आप लड़का है तो कम सीख सकते हैं या लड़की है तो कम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों जो अधिगम है वो समान रूप से कर सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो अधिगम के क्षेत्र में मतलब कि सीखने के क्षेत्र में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती, मतलब दोनों समान रूप से सीख सकता है। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, अब पाँचवा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा पॉइंट है परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता। तो इसका मतलब है कि परिवार जिस तरह से है तो उस तरह से बच्चा भी बनता है, और उसके आधार पर समुदाय भी आते हैं। समुदाय जिस तरह है तो परिवार भी उस तरह से रहेगा। तो उसी के आधार पे एक समुदाय का दूसरे समुदाय से, यानी एक बालक का दूसरे बालक से भिन्नता होना व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। मतलब कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाते हैं। परिवार, समुदाय एवं समाज का मानव के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे परिवार के बच्चों का व्यक्तित्व अच्छा तथा खराब परिवार के बच्चों का व्यक्तित्व भी खराब होता है। इसका वही है कि अच्छा समुदाय में रहने वाला बच्चा का जो कैरेक्टर होता है वो अच्छा होता है, और जो मान लीजिए कि खराब माहौल में जी रहा है तो उस तरह के बच्चे, जीने वाले बच्चे का भी जो कैरेक्टर है वो ख़राब होता है, यानी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो है वो उतना ठीक नहीं रहता है, उसका भी पर्सनालिटी बैड हो जाता है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। परिवार का जो आर्थिक स्थिति है उसका भी प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। तो आप लोग जान ही चुके हैं किस तरह से पड़ता है आर्थिक स्थिति का। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो किसी भी टर्म को, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से जानता है, जबकि गरीब फैमिली अपना जीने में ही सब कुछ, जीने को ही सबसे आगे सोचता है, दुनिया में कुछ भी काम करने से कतराता नहीं है, चाहे वो ख़राब काम ही हो वो उस काम को कर लेता है। तो यहाँ परिवार का आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रभाव डालता है। छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं, गत्यात्मक कौशलों में भिन्नता। गत्यात्मक कौशलों में भिन्नता, इसका मतलब हुआ मोटर स्किल के आधार पे व्यक्तिगत विभिन्नता। शारीरिक विकास जिसका अच्छा होता है तो उसमें गत्यात्मक कौशल मतलब कि चलने फिरने, काम करने का क्षमता भी विकसित होता है। शारीरिक विकास के फलस्वरूप गत्यात्मक कौशल में भी विभिन्नता पाई जाती है। जिसका शारीरिक विकास अच्छा होता है वो, उसका गत्यात्मक कौशल का भी विकास अच्छा होता है। जिन बालकों का अच्छा शारीरिक विकास होता है उसमें अच्छा गत्यात्मक कौशल विकसित होता है, जिसके कारण वे अन्य बालकों की तुलना में ज़्यादा फुर्तीला, कामकाज को जल्दी ख़त्म कर देता है तथा दौड़ने या खेलने में तेज रहता है। तो गत्यात्मक कौशलों में के आधार पर विभिन्नता हम लोग देख चुके हैं। अब रुचि के आधार पर विभिन्नता, मतलब कि किसी भी चीज़ को चाहने जो रुचि होता है उसके आधार पर भी बहुत से बालकों में डिफरेंस पाया जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की ओर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रुचि कहलाती है। तो रुचि जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि को ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति है वही रुचि कहलाती है। जन्मजात व अर्जित भी हो सकती है। जन्मजात कैसे है कि मान लीजिए हमको मिठाई जन्म से पसंद है तो हमको वही, ये जो मेरा रुचि है वो जन्मजात हो गया। उसके बाद अर्जित ये किस तरह होता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद हमको मिठाई छोड़ के अब नॉनवेज खाना पसंद है, मतलब कि नॉनवेज खाना मैं पसंद करने लगा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि शुरू में तो नहीं पता चलता है कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, लेकिन
जो मैंने पसंद करना चाह लिया तो वो अर्जित हो गया। तो ये जो रुचि होती है वो जन्मजात भी हो सकती है या अर्जित भी हो सकती है। इनके भिन्नता के आधार पे भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है दोनों में अंतर है। अब आगे 8वां पॉइंट है अभिवृत्ति मनोवृत्ति, जिसे हम लोग नज़रिया या दृष्टिकोण कह सकते हैं। अभिवृत्ति मतलब हुआ नज़रिया, मनोवृत्ति का मतलब दृष्टिकोण, मतलब चारों मीनिंग एक ही है। अभिवृत्ति का विकास सामाजिक वातावरण में होता है, अर्थात यह अर्जित होती है। अभिवृत्ति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जैसे किसी की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है तो किसी की नकारात्मक, मतलब नज़रिया, किसी वस्तु को देखने का नज़रिया, कोई बहुत ही पॉजिटिव रहता है तो कोई बहुत ही नेगेटिव होता है। तो अपना अपना दृष्टिकोण होता है, उसके आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो इतना हम लोग देख चुके हैं। आगे थोड़ा सा बचा हुआ है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावी कारण। प्रभावी कारक मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक होते हैं। इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो 2 वीडियो बनाना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कष्ट से बचा रहा हूँ और एक ही वीडियो में पूरा व्यक्तिगत विभिन्नता को ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आगे आने वाले सेशन में मैं क्वेश्चन आंसर को लेके आ सकता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से देख लेता हूँ व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभावी कारक। तो पहला जो प्रभावी कारक में आता है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम हम लोग पहले देख लेते हैं। वंशानुक्रम में सबसे पहले आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभावी कारक में वंशानुक्रम पहले आता है। उसके बाद जो पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है वातावरण, तीसरा है जाति प्रजाति व देश, चौथा पॉइंट है आयु व बुद्धि, पांचवा है शिक्षा और आर्थिक दशा, छठा है लिंग भेद, सातवां है भाषा और शायद साथ ही है इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए मैं जल्दी से इसको डील कर लेता हूँ, जल्दी से देख लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। वंशानुक्रम को आप लोग जानते ही होंगे। वंशानुक्रम में जीन्स शामिल होते हैं जो बालक को उसके माता पिता से गर्भाधारण के समय प्राप्त होता है। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंशापरंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता या पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे वंशानुक्रम क्या, हेरिडिटी। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। इसका मतलब यह है कि पूर्वज जो माता पिता है उनका जैसा शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसी तरह उसके बालक में भी उस तरह का विकास पाया जाता है। आगे चलते वातावरण को देख लेते हैं। एनवायरनमेंट। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व या व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। मतलब कि जिस वातावरण में हम रहेंगे मेरा भी व्यवहार, मेरा पर्सनालिटी, कैरेक्टर, मेरा आचार विचार सब उसी तरह से रहेगा। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तित्वों में भिन्नता का होना स्वाभाविक है। तो जिस तरह से हम वातावरण में रहेंगे मेरा स्वभाव भी उसी तरह का होगा। यही बात भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के विषय में भी कही जा सकती है। मतलब कि भौतिक वातावरण जैसा है उसी तरह से मेरा अपना भौतिक विकास होगा, और सांस्कृतिक वातावरण जिस तरह से मेरा वातावरण मेरे इर्द गिर्द है तो मेरा भी सांस्कृतिक क्षेत्र में उसी तरह से विकास होता है। वातावरण कारक शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो यह शारीरिक को प्रभावित करता ही है और मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। जाति प्रजाति व देश। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्तियों से अंदर अलग होते हैं। किसी देश में लंबे व्यक्ति पाए जाते हैं तो किसी देश में नाटे व्यक्ति। प्रजाति में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई प्रजाति जो है वो तीव्र गति से सीखने वाले होते हैं जबकि कुछ थोड़ा कम गति से सीखते हैं। जाति में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं, आप लोग इसको
सीखने में इस्तेमाल कीजिए, कोई अलग वे में मत लीजिए। जैसे जो यादव प्रजाति के होते हैं वो थोड़ा बोलने में तेज़ और उनकी आवाज़ भारी होता है, वो किसी से डरते नहीं हैं। जबकि जो बनिया टाइप के या बनिया जो होते हैं जाति के लोग होते हैं, वो किसी से ज़्यादा दबंगई से बात नहीं करते। वो अपना बिजनेस फैलाने में अपना आगे रहते हैं और परिवार को अच्छी तरह देखरेख करके अपना पैसा कमाने में ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अंतर है। तो चलिए थोड़ा पढ़ देते, आप लोग समझ लीजिए। एक देश में निवास करने वाले विभिन्न जातियों एवं प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में भी अंतर स्पष्ट होता है। इसी तरह से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। इसी प्रकार निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचान करने में आसानी होती है। मतलब चेहरा देख के किसी देश की व्यक्तियों को पहचान सकते हैं। आयु व बुद्धि। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारक आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली, किसी को मूढ़ बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। आगे चलते पांचवा कारक देखते, शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न करती है। निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है, जबकि उच्च आर्थिक दशा वाले व्यक्ति कुकर्म या अक्षम्य अपराध करने से बचते हैं। छठा कारक देख लेते हैं, लिंग भेद। लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। सातवां कारक और अंतिम कारक है भाषा। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। यह विकास बालक के जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक एवं सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके विकास धीरे धीरे लेकिन एक निश्चित क्रम में होता है। कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यही तक था। मैंने व्यक्तिगत विभिन्नता चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया हूँ। आगे आने वाले सेशन में क्वेश्चन आंसर से संबंधित यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेके आऊँगा। तो आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज मेरा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं फिर से आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।